वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कोर्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटेशंस। इसकी लैब के हवाले से हम आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने लगे और एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ये कोर्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि हमारे पास जो इसके लिए जो बुक यूज़ की जा रही है वो है आपके पास न्यूमेरिकल मेथड्स यूजिंग मैटलैब। और इसमें हम जो भी काम करेंगे वो टोटली मैटलैब सॉफ्टवेयर यूज़ करके, ठीक है। और ये मैथ्यूज़ एंड फिंक का 4th एडिशन है। आपके पास जो मैंने शेयर किया है वो 3rd एडिशन किया हुआ है, चूँकि वो इजीली अवेलेबल है। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको 4th एडिशन भी मिलता है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम चेक करते हैं जो हमारे पास एवेल्यूएशन स्कीम्स है उसके हवाले से चेक कर लें कि आपके पास किस तरह की ग्रेडिंग होगी, मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट क्विज़ेस के मार्क्स मेंशन किए हुए हैं, मिड टर्म्स एंड फाइनल। ये तो आपके मार्क्स हैं जो कोर्स के रिलेटेड है। हम यहाँ पे चूँकि लैब ले रहे हैं तो लैब के 20 मार्क्स है, यानी कि 20%। तो अगर 100 मार्क्स का टोटल कोर्स है तो फिर वहाँ से 20 ही बनेंगे। क्लियर। अगर 100 से ज़्यादा या कम का है तो उस हिसाब से फिर हम 20% ले लेंगे। क्लियर। तो ये इसकी स्कीम थी। इसका जो एवेल्यूएशन स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर की है, तो ये भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है योर GCR। क्लियर। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस के कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास ये सॉल्यूशंस की जो टाइप्स है उसमें सबसे पहले आता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मींस दैट कि आपके पास कोई इक्वेशन है और आप वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करते हैं। लाइक दैट आपके पास कोई सेकेंड ऑर्डर या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने का आसान मेथड ये है कि आप उसको चेक करें। अगर तो वो इंटीग्रेशन से सॉल्व हो सकती है तो इंटीग्रेट कर लें, या उसके ऊपर कोई और मेथड अप्लाई करके हम उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लिया, तो उसमें हमने क्या करना होता है, वहाँ से जो भी वेरिएबल लाइक x यूज़ हो रहा है तो x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। क्यूबिक है तो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर जी। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन। अब ये कब ज़रूरत पड़ती है, जब भी कभी आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट ना हो रहा हो, तो उस वक्त हम वहाँ से स्विच करते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर। अब एनालिटिकल सॉल्यूशन बेसिकली कब जनरेट होता है, जब आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल आ जाता है जो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और वो वेरिएबल भी लाइक बहुत कोई स्मॉल टर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम वहाँ से फिर उसके ऊपर एनालिटिकल टेक्निक्स लगाते हैं, लाइक पर्टर्बेशन लगा लेते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं एनालिटिकल मेथड्स। क्लियर। जिससे हमने क्या करना होता है, एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट वन है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस बेसिकली हमारा एरिया न्यूमेरिकल ही है। और चेक करें इसमें हमारे पास जो टर्म्स एनालिटिकल सॉल्यूशंस भी फेल कर रही होती हैं तो हम फिर स्विच करते हैं। बेसिकली जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, जो बेसिकली हमारे एप्लीकेशंस में भी बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक आप पैरास्टासिस पे काम कर रहे हैं, तो पैरास्टासिस के लिए भी, पैरास्टासिस मीन्स दैट ब्लड की जो मूवमेंट्स हैं और वो चेक कर रहे हैं। या लाइक अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि सबसे पहले मैथमेटिशियंस फार्मूलेशन डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना कंप्यूटर्स के लोग आके सॉफ्टवेयर डेवलप करके डॉक्टर्स को देते हैं, लाइक ECG या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो उसके लिए जो है वो क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पैरास्टासिस भी एक
फील्ड है, उसमें हम ब्लड्स वगैरह की वो मोशंस या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक कर रहे थे। क्लियर? तो हमारी जो आज जो हमारे हम डिस्कस करेंगे, या हमारा जो एरिया है इस कोर्स को हम लेके जा रहे हैं, दिस इज डिपेंड ऑन योर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करने हैं, उसके बहुत सारे वे हैं। एक तो हमने सिंपल प्रॉब्लम्स कह दिया है। सिंपल प्रॉब्लम मीन्स दैट आपके पास कोई लीनियर प्रॉब्लम है, लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर वैसे आप कोई और मेथड भी लगा सकते हैं। लाइक एक्सपेक्टेड है कि आप वहाँ एग्जैक्ट सोल्यूशन उसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मगर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स, जिनको हम डायरेक्टली या इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। और उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ट्रिकी मेथड्स अप्लाई, लाइक दैट आप कह सकते हैं शूटिंग मेथड हो गया, केलर बॉक्स हो गया, फाइनाइट डिफरेंस स्कीम है ये, उसके बाद फाइनाइट वॉल्यूम मेथड है, फाइनाइट एलिमेंट। ये तो काफ़ी हाई लेवल के जो है टेक्निक्स हैं, बट दीज आर द न्यूमेरिकल केसेस। क्लियर? तो सिंपल प्रॉब्लम में हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हो गया, गॉस सीडल हो गया, ये इस तरह के जो मेथड्स हैं ये सिंपल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ कि ओवरव्यू ऑफ मैटलैब। सबसे पहले ये क्लियर हो कि 1984 में जो है ना ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। इससे पहले फोर्ट्रान पे काम किया जाता था, और बहुत पहले तो लोग मैनुअली काम करते थे, तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं आ रही थी। फिर फोर्ट्रान पे आए तो फोर्ट्रान चूँकि थोड़ा स्लो था, फिर उसके बाद ये इसकी तरफ मूव किया मैटलैब की तरफ। और मैटलैब चूँकि एक फास्ट डेवलपर है, और लाइक आपके पास सी लैंग्वेज था, C++, वो भी वो और फोर्ट्रान, ये आलमोस्ट जो है ना उनका मिक्सचर इसमें यूज़ हुआ होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग आलमोस्ट सेम ही होती है। आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो चेक करेंगे वो उसका अपना लेआउट होगा, मगर बेसिक जो बैकग्राउंड्स हैं वो सबके सेम ही होते हैं। क्लियर जी? तो अब हम आते हैं वर्ड मैटलैब की तरफ। तो मैटलैब जो है ना ये बेसिकली दो डिफरेंट टर्म्स को कंबाइन करके बनाया गया। एक है मैट स्टैंड फॉर मैट्रिसेस, यानी कि ये हमारे पास मैट्रिसेस को डील कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन है हमारे पास लैब, और वो कंफर्म है स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि लैब बेसिकली हम लेबॉर्ट्री को कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया कि मैटलैब का मतलब है कि मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उसको हम मैटलैब कहते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस लेबॉर्ट्री आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे के सारे किस में आ रहे होंगे, वो बेसिकली मैट्रिसेस फॉर्म में सॉल्व हो रहे होंगे। क्लियर जी? उसके बाद हम देखते हैं इसका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए आ जाए, सबसे पहले हमारे पास कमांड विंडो है, उसके बाद वर्कस्पेस विंडो है, उसके बाद हिस्ट्री विंडो है, और लास्ट वन जो डायरेक्टरी, इसको हम करंट विंडो भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 विंडोज़ हैं इसकी। तो ये हम फर्दर जो है वो मैटलैब ओपन करके इसको भी चेक करेंगे। और आप वैसे जब भी मैटलैब ओपन करें तो ये चारों विंडोज़ आपके सामने आ जाएंगी जी। उसके बाद ये हमारे पास एक साइन है, आप चेक कर सकते हैं, दिस वन। और ये हमारे पास कमांड विंडो में यूज़ होता है, और कमांड का ये साइन होता है। ठीक है, ये साइन आएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी है काम के लिए। फिर आप इसके सामने जो भी मर्जी टाइप कर लें। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन, ये साइन यूज़ होता है कि आप जब भी कभी अपना जो डाटा है वो आप टाइप कर चुके हैं तो इसको रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, फाइनली एवेल्यूएशंस के लिए। उसके बाद CLC यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो करंट पेज है वो आप क्या करते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। जो भी आपने लिखा हुआ है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास क्लियर ऑल। इसका मतलब होता है कि ये हिस्ट्री को भी रिमूव कर देता है। ठीक है, और CLC जो है वो सिर्फ करंट पेज को रिमूव करता है, उसकी हिस्ट्री रिमूव नहीं कर रहा होता। तो हम जब भी कभी कोडिंग करेंगे तो हमने स्टार्ट CLC एंड क्लियर ऑल से करना है। और उसकी बेसिक रीजंस ये हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो बाद में एरर्स जनरेट कर देगा। हो सकता है उस वेरिएबल का जो वैल्यू हमने असाइन किया हुआ है वो कहीं और से उसको पिक कर ले। क्लियर? तो अब नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइन वेरिएबल।
तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, ये सिंपल सा वे है, लाइक x इज इक्वल टू 2, हमने कोई नंबर लिख दिया है, x को कोई वैल्यू दे दी है। अब जब भी हम जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी x लिखेंगे, इंटर टाइप करेंगे तो वो फौरी से उस 2 को ले लेगा। अगर हमने CLC एंड क्लियर ऑल टाइप कर दिया तो ये पहले लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2, तो बाद में हम फिर x लिख लें मगर वो उसको रीड नहीं करेगा। क्लियर, चूँकि CLC एंड क्लियर ऑल से प्रीवियस का डाटा सारा क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट वन जो मेजर वेरिएबल्स हैं वो हैं आपके पास कि हम जब दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं या दो टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो वो तो प्लस का साइन यूज़ होता है, से नेगेटिव। ये स्टेरिक बेसिकली मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ ये डिवाइड के लिए है। याद रखिएगा जब भी कभी आप एक्सपोनेंट्स लिख रहे होते हैं लाइक पावर्स फॉर्म में, तो वहाँ पे कहीं आपको मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ती है या फिर डिवाइड की ज़रूरत पड़ती है, तो कोशिश करना है कि वहाँ साथ में डॉट लगाएंगे। डॉट नहीं लगाएंगे तो सॉल्यूशन में एरर आ जाएगा। और बेसिकली डॉट जो है वो मीनिंग्स दे रहा है कि उसके पॉइंट वाइज सॉल्यूशन, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे। क्लियर जी। उसके बाद आते हैं अ सिंपल एरे इज डिफाइंड यूजिंग द कॉलन सिंटैक्स। अब चेक करें कि हमारे पास ये एक मेजर एरिया है, ठीक है, और इसको हम लूप में यूज़ कर रहे होते हैं, हर जगह हम इसी को लेके जा रहे होते हैं। इसकी मैंने यहाँ जनरल फॉर्म लिख दी है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, उसके बाद कॉलन लगा देंगे। इंक्रीमेंट आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं डिफाइन करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा 1, और अगर आप चाहते हैं कि लाइक कोई मतलब 0.01 या 0.1 हो तो वो फिर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, और आपने जाना कहाँ तक है वो यहाँ डिफाइन कर लेंगे। क्लियर, उसके बाद एरे क्या है जी, एन एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शंस। तो ये आप चेक कर लें, इसकी फर्दर डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा कि हमारे पास जो है एरे क्या होता है, वो बेसिकली कलेक्शंस होती हैं जो आपने डाटा स्ट्रक्चरिंग की होती है। उसके बाद कहते हैं वेक्टर्स को अगर डिफाइन करना है तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेक्टर्स के लिए हमने ये वी वेक्टर डिफाइन कर दिया है। आपकी मर्जी है इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जस्ट ए बी एंड सी लिखें, या इसके साथ ये आप कॉमा डाल सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा एंड सी, ठीक है। मीनिंग्स दोनों के सेम है, आप जिस तरह मर्जी लिखें सेम रीड करेगा। उसके बाद ये मैंने लिखा है v कॉलन टू 12, सॉरी v इज इक्वल टू 3 कॉलन टू 12। इसका मतलब क्या है कि ये 3 4 5 6 7 8 यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 की इंक्रीमेंट लगाएगा और 12 पे लेके चला जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे लिखें v इज इक्वल टू 3 कॉलन 12, तो इसका मतलब है ये जो 3 है ये डिफाइन कर रहा है कि आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 3 3 का लगेगा, लाइक 3 6 9 एंड 12। क्लियर, यहाँ पे वो 1 1 की इंक्रीमेंट चल रही है और यहाँ पे इंक्रीमेंट 3 की चल रही है जी। और उसके बाद हमने एक और वेक्टर डिफाइन कर लिया है a विच इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हम यहाँ पे कहते हैं a ऑफ 3, तो a ऑफ 3 का मतलब क्या है कि आपने उसकी एलिमेंट की पोजीशन बतानी है। या आप अपना मैटलैब ओपन करें और वहाँ पे ये अगर पुट करके चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पोजीशन है। उसके बाद साइज ऑफ ए यानी कि उसका ऑर्डर क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये भी आपको चेक हो जाएगा, आप इसको पुट कीजिएगा। नेक्स्ट वन है आपके पास ए, और इसके ऊपर प्राइम अगर डाल दोगे तो इसका मीनिंग्स ये होते हैं कि आपके पास जो वेक्टर है वो किस पे मूव कर जाएगा, वो बेसिकली सॉल्यूशन आपको कॉलम फॉर्म में देना शुरू कर देगा, ठीक है। अदरवाइज वो अगर ये प्राइम नहीं डालेंगे तो सॉल्यूशन सिर्फ हॉरिजेंटल यानी कि रो में देगा, और अगर प्राइम डाल देंगे तो वो वर्टिकल यानी कॉलम में देगा। क्लियर जी। उसके बाद हमने लिखा हुआ है a ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर 2 पे एलिमेंट था वो रिप्लेस होके किस में जा रहा है, 4 में। तो ये आप इसकी देख सकते हैं, इसको भी आप चेक करें कि सॉल्यूशन क्या देता है आपको। उसके बाद हाउ टू सेव एम फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने एम फाइल सेव कैसे करनी है। तो 3 चीज़ों से बचना है। पहली बात यह है कि आपके पास जो एम फाइल है वो आप चेक कर लें कोई बाय डिफ़ॉल्ट टर्म्स तो नहीं यूज़ हो रही, ठीक है। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो जैसे प्लॉट हो गया, अब प्लॉट जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैटलैब ले रहा होता है और उसके पास ये ऑलरेडी टर्म्स पड़ी हुई है, और अगर मैं यहाँ किसी फाइल को प्लॉट लिख लेता हूँ, प्लॉट के नाम से सेव करूँगा तो वो
एरर देगी, वो सॉल्व आउट नहीं करेगी, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके बाद अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर और उस फंक्शन के साथ ही मैं उसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ, कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ हो या कुछ इस तरह से, तो वो भी मैं नहीं नाम उसको दे सकता। अगर वही नाम दूंगा तो उससे भी एरर आ जाएगा, आपका कोड रन नहीं होगा। क्लियर। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम किसी भी एम फाइल को स्टार्ट में नंबर्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम कुछ लिख सकते हैं, अली 1 लिख लिया या किसी और